और उस अड़ोसी पड़ोसी उस रिश्तेदार को दिखाने का ये मौका आ चुका है कि भाई उसको झटका लग जाए एकदम कि भाई ये रिजल्ट आया, क्या हो गया अचानक। टाइम भी हमारे पास अभी टाइम ही मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारा टारगेट बना दिया है हमने 45 डेज ओनली। आप 45 डेज अपने लिए एक वनवास टाइप लेके रखो जिंदगी में। हाँ, मस्ती भी करो, सब करो। हाय सीबीएसई बोर्ड वालों, टेंशन में तो नहीं हो? कहीं कोई साथ तो नहीं छोड़ दिया भाई? आ जाओ आ जाओ, केमिस्ट्री के लिए यहां पर अब शुरू कर चुका हूं। पूरी टीम तैयार है तुम्हारे लिए बेटे, तुम्हारे पूरी टीम। और मैं आया हूं सिर्फ केमिस्ट्री को लेकर, तुम्हारे साथ रहूंगा 45 डेज। और हर एक चैप्टर अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आओ जरा एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जो चैप्टर तुमने पूरे 30 दिन में 40 दिन में खत्म किया होगा, सिर्फ 1.5 घंटे में यहां पे खत्म करने वाला हूं पूरी डिटेल में। और न्यूमेरिकल्स की अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी बेटे। तो आ जाओ बेटे, आओ जरा मेरे साथ रहो। 1 घंटे के लिए कुर्सी की पेटी बांध लो, आओ जरा पूरा रिवीजन करते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो होगी, सॉल्यूशन चैप्टर होगा, क्लास 12th वालों के लिए ये वीडियो होगी। और ये वरदान साबित हो सकती है अगर आप 1 घंटा पूरे जोश के साथ अगर इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाओगे बेटा। ठीक है जी, आइए जरा शुरू करते हैं। टाइम नहीं है बेटा, आइए शुरू करते हैं। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगा और 45 डेज तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, तुम्हारे जब तक तुमको बोर्ड्स के सेंटर पे नहीं छोड़ देता तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आ जाओ। कह रहे हैं सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है यार भैया? किसी भी सॉल्यूशन एक ऐसा कोई लिक्विड है इस तरीके जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं भैया। 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट अगर एक मिक्सचर में मौजूद हो, एक ऐसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मौजूद हो, भैया आप उसको सॉल्यूशन कहोगे। लेकिन बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है भैया? जिसमें 2 कंपोनेंट मौजूद हो। भैया एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। सबने बचपन से ये पढ़ा कि भैया सॉल्यूट वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और भैया सॉल्वेंट वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन इसके अलावा बेटा ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना। आइए जरा ध्यान से सुनते हैं भैया। सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है, अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। ये तुम्हारा एमसीक्यू है बेटा, ध्यान रखना। और जरा एग्जांपल से समझा देता हूं भैया। ये है हमारे पास चीनी, शुगर, और शुगर को जब पानी में मिलाते हैं तो शुगर अभी सॉलिड स्टेट में है, यहां गया तो लिक्विड स्टेट में। भैया सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। जब मैंने चीनी को पानी में मिलाया भैया, उसको अच्छी तरह डिजोल्व किया, सॉल्यूशन तो बन गया लेकिन चीनी तो गायब हो गया। तो भैया कोई भी सॉल्यूट जब पानी में गया तो भैया वो अपने सॉलिड के नेचर को चेंज कर दिया, लिक्विड स्टेट में चला गया। वहीं से एक पॉइंट आया, सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। क्या ऐसा सॉल्वेंट भी करता है? बोलेंगे नहीं भैया, सॉल्वेंट अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। यही मैंने बात यहां लिखी है कि व्हाट अबाउट फिजिकल स्टेट, तुम्हारे सामने वहां एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी के पेज को जब खोलोगे तो वहां पर आपको 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिखाई देंगे। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब उस टेबल को याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे याद किया जाए? तो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं और बोलूं एक बार देख लो तो याद हो जाएगा आपको, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? आइए जरा हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं भैया। टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने? एनसीईआरटी में 9। कैसे हमने देखा? तुमने बोला कॉन्सेप्ट क्या है? जो फेज सॉल्वेंट का होगा, जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही फेज सॉल्यूशन का होता है, वही फेज। आइए जरा एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूट के फेज से सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है ना? तो हमारे पास एग्जांपल क्या है भैया? अगर कोई सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है, अगर कोई सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फेज क्या आएगा? सॉल्यूशन का फेज क्या आएगा? तो सॉल्यूशन का फेज आएगा जो सॉल्वेंट का फेज है, लिक्विड तो लिक्विड है। मैं कहना चाह रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लो। अगर मान लो सॉल्यूट अगर लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट अगर लिक्विड स्टेट में है, तो बताओ जरा सॉल्यूशन का फेज क्या होगा? तो आपने बोला लिक्विड स्टेट। इसको देखकर बोलो, सॉल्वेंट के फेज को देख के भैया हम सॉल्यूशन के फेज को डिसाइड करेंगे। अब आप उस 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन में चले जाना। एनसीईआरटी का जो टेबल आपने बना रखा होगा या एनसीईआरटी के बुक में जो टेबल है उसको देखना। एक तरफ सारे सॉल्यूट के फेज लिखे होंगे, एक तरफ सॉल्वेंट के फेज लिखे होंगे, और जब दोनों के फेज को देखना, सिर्फ सॉल्वेंट के फेज को देखकर आप सॉल्यूशन के फेज को डिसाइड कर लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते बेटा। हमारा अगला टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किसी भी सॉलिड का
किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में कितनी होती है, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है भैया? कोई सॉलिड है, अगर वो आयनिक है, भाई मैं कह रहा हूं आयनिक कंपाउंड, मैं बात कर रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की। कोई भी आयनिक कंपाउंड जब पानी में जाता है ना बेटा, पानी में जाता है ना, तो सबसे पहले वो अपने आयंस में टूटता है, सबसे पहले वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, आयंस में ब्रेक होता है। अच्छा, अगर कोई आयनिक कंपाउंड आयंस में ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी, इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड पानी में जाने के बाद आयंस में टूटता है, और आयंस में टूटने पर भैया उनको वो एनर्जी की नीड होती है, और उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। जब आयंस पानी में टूट जाते हैं तो पानी इसको चारों तरफ से घेर लेता है, और इस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना, अगर किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्विटी पानी में देखना चाहते हो, अगर किसी आयनिक कंपाउंड की सॉल्विटी पानी में देखना चाहते हो, तो ये ध्यान रखो, मैंने अभी यहां पर देखना, ये ध्यान रखो भैया लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। जिस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, भैया आयनिक कंपाउंड की सॉल्विटी पानी में ज्यादा होगी, आयनिक कंपाउंड की सॉल्विटी पानी में ज्यादा होगी, इस बात की गारंटी। ठीक है जी। आइए दूसरा आपने पढ़ा होगा भैया, पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। जो पोलर होंगे वो पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे और नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। तो यहां पर आपको दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगला फैक्टर हमारे पास है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं एक सॉल्यूट है, कहानी को समझना, अगर कहानी समझ में आ गई तो आपको पूरा चैप्टर जो है ना याद करना बहुत आसान रहेगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा फास्ट रहेंगे हम, लेकिन आपको डिटेल में सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं अगर कोई सॉल्यूट है, यहां पर मैं कह रहा हूं अगर कोई सॉल्यूट है, अगर कोई सॉल्यूट है और उसको मैं सॉल्वेंट में डाला और डालने के बाद मैंने सॉल्यूशन बनाया, लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इस सॉल्यूट के पास एनर्जी नहीं है। अब भाई जब इसके पास एनर्जी नहीं है तो ये सॉल्वेंट में थोड़ी ना डिजॉल्व होगा। भाई कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए, कोई काम कर रहे हो एनर्जी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं एनर्जी चाहिए। मैं कह रहा हूं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर सॉल्यूट के पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं है तो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा और सॉल्यूशन भी नहीं बना पाएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तब जाकर रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मान लो अब इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व तभी होगा जब आप इसको एनर्जी देगो, तभी तो भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब थोड़ा सा इमेज बना लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर तुम टेम्परेचर को प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो तुम अच्छा काम तो कर रहे हो यार। भाई उसको पैसा चाहिए, तुम उसको पैसा दे रहे हो तब जाके वो काम करेगा, तो भैया सब कुछ सही सही तो चल रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने पर भैया सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता चला जाता है और सॉल्यूशन बनता चला जाता है। तो यहां से हमने पॉइंट बनाया बेटा, ध्यान रखना, पॉइंट बनाया कि भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्विटी बढ़ती है। ये किसका केस है? सिर्फ सॉलिड का, ओनली सॉलिड। सॉलिड की सॉल्विटी पानी में देख रहे हैं, तो उस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्विटी बढ़ेगी, और भैया अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्विटी कम होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। आओ जरा एग्जांपल वो भी समझाई देता हूं, एग्जांपल वो भी समझाई देता हूं, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं ये सॉल्यूट है और यहां पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, और क्या हुआ? सॉल्यूशन बनाएगा। मैं कह रहा हूं अब की बार केस अलग है, मैं इस वाले में एनर्जी मिल रही थी, इसके पास एनर्जी नहीं थी, इस वाले में बहुत ज्यादा एनर्जी है। भाई सॉल्यूट के पास एनर्जी इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये तभी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा जब अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा, अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा। ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व तभी होगा जब अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और तुम इस केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यार, इसका दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? इसका क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि सॉल्यूट
अगर अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करके अगर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहता है तब जाके सॉल्यूशन बनाएगा। और इस केस में तुमने अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो तुम खराब काम कर रहे हो, फेवर नहीं कर रहे हो। तो फेवर नहीं करो तो इस केस में यही तो मैंने यहां लिखा है कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिडिटी कम होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, प्रेशर का इफेक्ट देखना चाहता हूं। बेटा ध्यान रखना, अगर कोई सॉलिड को अगर आप सॉल्वेंट में डिजोल्व कराने जा रहे हैं तो भैया प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सॉलिड के केस में सॉलिड को अगर पानी में डिजोल्व कराने जा रहे हो तो बेटा ध्यान रखना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे, हाईलाइट करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। भैया लेस कॉम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड, सॉलिड्स आर लेस कॉम्प्रेसिबल। भैया सॉलिड्स बहुत ज्यादा कम, मतलब ऐसा कह सकते हैं बहुत कम कंप्रेसिबल होता है और इस वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि प्रेशर तो कंप्रेसिबिलिटी से आता है ना यार। प्रेशर मतलब क्या है? कंप्रेस करना, प्रेशर लगा रहे हैं। और क्या एक बात बताओ, क्या प्रेशर पे सॉलिड का इफेक्ट कहां से आएगा? समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए हमने ये वाला भी आपका एमसीक्यू है, ये वाला भी आपका एमसीक्यू है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। अगला टॉपिक है सॉल्विटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्विटी ऑफ लिक्विड लिक्विड, एक बात बताओ यार, एक लिक्विड है, दूसरे लिक्विड है। भैया सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। दोनों अगर पोलर है तभी सॉलिडिटी होगी। अगर ये नॉन पोलर है तो इसको भी नॉन पोलर होना पड़ेगा, ये अगर पोलर है तो इसको भी पोलर होना पड़ेगा। अगर दोनों पोलर है तो सॉलिडिटी अच्छी होगी, अगर दोनों नॉन पोलर सॉलिडिटी अच्छी होगी। एक पोलर एक नॉन पोलर है, सॉलिडिटी अच्छी नहीं होगी। वही बात मैंने यहां लिख दिया है, लाइक डिजोल्व लाइक। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्विटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने बचपन से सुना होगा, पढ़ा होगा, जो गैसेज होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब जो चीज जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है उसको आप कहीं डिजोल्व कराना चाह रहे हो, आओ जरा विजुअलाइज करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, और आप गैस के पार्टिकल्स को लाकर इस लिक्विड में डिजोल्व कराना चाहते हो। भाई एक बात बताओ, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो मोशन में है, जो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसको आप डिजोल्व कराना चाहते हो, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने से गैस की सॉल्विटी पानी में ऑलरेडी कम होती है। गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? काइनेटिक एनर्जी भैया, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा उसके पार्टिकल्स का मोशन है, और मोशन अगर ज्यादा है तो भैया सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। वही कहानी मैंने यहां लिखी है बेटा, आ जाओ वही लिखी है, देखना जरा। लिखा है गैसेज आर लेस सॉल्युबल इन लिक्विड बिकॉज ऑफ देयर मोर काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वन लाइनर, ध्यान रखेंगे बेटा आप। अगला है इजी लिक्विफिएबल गैसेज आर जनरली मोर सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है सुनो जरा। जो गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, जो गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। थोड़ा विजुअलाइज कर लो। अरे लिक्विड फेज में है, गैस को लिक्विड में जाने के लिए लिक्विड फेज में आना पड़ेगा, गैस को लिक्विड फेज में जाने के लिए लिक्विड फेज में आना पड़ेगा। तो जो गैसेज लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। वही लिखा हुआ है इजीली लिक्विफिएबल गैसेज आर जनरली मोर सॉल्युबल इन वाटर। अगला जो हमारे पास है, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे यहां पे बेटा। कह रहा है दोज गैसेज व्हिच इजीली फॉर्म आयंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई गैस पानी में जाने के बाद अगर अपने आयंस में तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं तो भैया वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। भैया एमसीक्यू है आपका, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब यहां से जो शुरू करने जा रहा हूं ये आपको कहीं ना कहीं आपके नोट्स में लिखा है, लेकिन आप उसको याद करते हैं, समझ नहीं आता। आइए जरा उस बात को जरा हम समझते हैं। यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे तो 1 घंटे में वही लेके आया हूं जो डायरेक्ट तुम्हारे नोट्स में है। वहां बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है और यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार सिलेबस पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब सीधा एग्जाम के 1 रात पहले कॉपी निकालेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कैसे? ये तो जब तक एक स्टूडेंट एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, अपने पढ़ाई के लिए कुछ चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करता है, जब तक अपने पढ़ाई को अपने मन से नहीं करता है, तब तक उसके एग्जाम में उसके मन मुताबिक मार्क्स नहीं आएगा बेटा। आपको करना पड़ेगा, एग्जाम का टाइम है। आप सबसे पहला स्टेप किसी भी स्टूडेंट का क्या होता है? सबसे पहले पूरे साल नोट्स को पढ़िए, नोट्स को बनाइए, नोट्स को पढ़िए, टेस्ट दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। लास्ट में फिर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपका कंटेंट रिवीजन होगा और खूब सारे टेस्ट दीजिए और तब जाके एग्जाम में जाइए।
ये पूरा प्रोसेस है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। आप कोई भी एग्जाम देख लो, यूपीएससी देख लो, नीट का एग्जाम देख लो, जेई का एग्जाम देख लो, यहां इतने सारे, मैं कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज लोग लॉन्च करते हैं। इतने पैसे का टेस्ट सीरीज क्यों लॉन्च हो रहा है? क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है हमारे प्रिपरेशन का बहुत अहम पार्ट है। तो लास्ट तक आपको टेस्ट में, रिवीजन में, अपने सिलेबस को रिवाइज करने में, नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में अपना पूरा योगदान देना है। ठीक है जी, तो चलिए ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया देखना कि एक लिक्विड है और इस लिक्विड में मैं गैस को डिजोल्व कराना चाहता हूं और मैंने यहां का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। भैया एक तरफ आप ये कह रहे हो कि गैस की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मोशन में होते हैं, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्या ये मोशन में और नहीं ज्यादा आ जाएंगे? तो सही बात तो है, याद क्यों करोगे लोग? पर टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होती चली जाती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम गैस की सॉल्विटी इन पानी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और यहीं से आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा, एक्वाटिक एनिमल्स आर, है ना, एक्वाटिक एनिमल्स फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। पढ़ा है आपने कि भाई ठंडे पानी में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर गैसेज ज्यादा सॉल्युबल होती है और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गैसेज कम सॉल्युबल होती है। बस यही दिमाग में आप रखो, अपने आप आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। कि एक्वाटिक एनिमल क्यों कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ठंडे पानी में ज्यादा होगी और ऑक्सीजन से कंफर्टेबल महसूस करेगा यार एक्वाटिक एनिमल्स। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा वन लाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो सॉल्विटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा सॉल्विटी कम होगी। किस बात की? गैस की सॉल्विटी इन लिक्विड की बात हो रही है। अगला, भाई प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा होती है। आओ जरा एग्जांपल से समझा देता हूं कि भैया यहां पर लिक्विड है, यहां पर गैसेज हैं, ध्यान रखना। और भैया अगर इस पर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और गैस के पार्टिकल लिक्विड के पास आते चले जाएंगे और सॉल्विटी बढ़ती जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, प्रेशर के बढ़ाने से गैस की सॉल्विटी लिक्विड में बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सॉल्विटी लिक्विड में घटती है। ये दोनों बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, याद कर लो। चलो आगे बढ़ता हूं। आ गया हेनरीज लॉ। जो हमने सीखा वही हेनरीज लॉ का। देखो हेनरी ने कुछ अनोखा काम, ठीक है, बहुत अनोखा, उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में एक स्टेटमेंट आया, लेकिन जो हेनरीज लॉ का जो हम पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी अभी हमने खत्म किया है, प्रेशर और सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला। तो उन्होंने यही तो बात बोली कि सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा गैस के ऊपर प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा गैस की सॉल्विटी पानी में ज्यादा होगी। और इसी बात को हेनरीज लॉ ने कहा, और इस बात को मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां पर हमने देखा प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन, और भैया यहां से फॉर्मूला आ गया, प्रेशर ऑफ गैस बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू में केज। केज क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और उसका नाम बोले हेनरीज लॉ कांस्टेंट। उसका नाम क्या बोला हमने? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा। आगे बढ़ता हूं, देखना जरा स्टोरी ऑफ केज। बहुत सारे वन लाइनर तुमको केज के बारे में समझाने जा रहा हूं, एमसीक्यू बहुत आते हैं, यहां से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए जरा आसान भाषा में सारे केज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आइए, कह रहा है हर गैस की अपनी यूनिक केज वैल्यू होती है एट फिक्स टेम्परेचर। मैं कह रहा हूं गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। भैया इसकी केज वैल्यू, अगर मान लो तीनों गैस को अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस पर अगर मेंटेन करके रखूं तो इसकी केज वैल्यू x होगी, इसकी केज वैल्यू y होगी, इसकी केज वैल्यू z होगी। गलती से भी अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो ये x चेंज हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा, z चेंज हो जाएगा। अलग अलग गैस की फिक्स टेम्परेचर पर अपनी केज वैल्यू होती है। इस बात को मैंने यहां लिखा है, आप इसको याद करना, वन लाइनर है। अच्छा जी, दूसरा, भैया केज वैल्यू जितनी कम होती है गैस की सॉल्युटी लिक्विड में उतना ही ज्यादा होती है। जितनी केज वैल्यू कम होगी, मान लो मैं कह रहा हूं केज की वैल्यू, मैं कह रहा हूं जितनी कम होती है, जो गैस की सॉल्युटी है वो उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको याद करना है भैया केज वैल्यू अगर कम होगी तो सॉल्युटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा होगी। अगला देखो, केज और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केज वैल्यू चेंज होती जाएगी और केज वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। किसी भी गैस के लिए
उसकी फिक्स्ड केएच वैल्यू होती है। टेम्परेचर के चेंज करने पर केएच वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केएच वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर को कम करेंगे केएच वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। कम टेम्परेचर पर गैस ज्यादा सॉल्युबल हो रही है तो कम टेम्परेचर पर केएच वैल्यू भी तो कम होगी। तो यहां से ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत सारे आपके एमसीक्यू यहां से पूछे जाएंगे, भैया केएच वैल्यू कम तो गैस की सॉलिडिटी ज्यादा। आगे देखो यहां पे अगला पॉइंट, गैस डिजॉल्व लेस एट हाई टेम्परेचर। सही बात है यार, ज्यादा टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ज्यादा टेम्परेचर पर गैस की सॉलिडिटी कम होती है, अभी पढ़ा दिया था तो ये भी बात भी मैंने लिख दिया है। अगला जी, हेनरीज लॉ फॉर्मूले में जो यूनिट प्रेशर का होता है वही यूनिट आपको केज की होनी चाहिए, ऐसा देखना ध्यान से। मैं कह रहा हूं प्रेशर का अगर आपको फॉर्मूले में प्रेशर की यूनिट बार में दिया है, मान लो 10 बार, तो ध्यान रखना केज का यूनिट भी बार में होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल में दोनों अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के जो आंसर है वो गलत हो सकते हैं। तो ध्यान रखना जो केज की यूनिट है वही प्रेशर की यूनिट होनी चाहिए, जो प्रेशर की यूनिट है वही केज की यूनिट होनी चाहिए। ठीक है जी। आइए जरा, कह रहा है केज डिपेंड्स ओनली ऑन, बहुत फेमस एमसीक्यू है तुम्हारे लिए, ये बहुत बार पूछ चुके हैं भैया, तीन चीजों पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर केज वैल्यू डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। हेनरीज लॉ समझ में आ गया, हेनरीज लॉ समझ में आ गया। हेनरीज लॉ भैया यहां देखिए, हेनरीज लॉ आगे देखेंगे। हेनरीज लॉ के इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं भैया, कॉन्सेंट्रेशन बराबर केच मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, भैया मास बराबर केच मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। एम क्या है, यहाँ पर मास लिखा है मैंने, मास भी लिख सकते हैं आप, मास इज इक्वल टू केच इंटू मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, प्रेशर बराबर केच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये तीनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ सब लोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन पहला, जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर रखा जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में अच्छी तरह से डिजोल्व रहेगा, और जब तक कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में मौजूद है तब तक ही कोल्ड ड्रिंक की इज्जत हो रही है, नहीं तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीना भी छोड़ दोगे। तो ध्यान रखेंगे कि भैया कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युटी ज्यादा हो, इस वजह से उसको हाई प्रेशर पर रखा जाता है। दूसरा एग्जांपल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा एक विजुलाइज कराने के लिए एग्जांपल समझा देता हूं। भैया ये अर्थ का सरफेस है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, सी लेवल में नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूं अर्थ के सरफेस पे कोई भी आदमी है, ठीक है, कोई बंदा है, कोई इंसान है, और इस टाइम पर कितना प्रेशर है, 1 एटीएम का, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो गैसेज है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में सॉल्युबल है, बाकी बहुत सारी गैसेज भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उतना सॉल्युबल नहीं हो पाता ब्लड के अंदर। अगर ये प्रेशर बढ़ा दिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 5 एटीएम होता, तो प्रेशर के ज्यादा होने से गैस की सॉलिडिटी लिक्विड में बढ़ने लगती है, अभी अभी सिखाया था। तो अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से बहुत सारी गैसेज ब्लड में घुलती नहीं है, डिजोल्व नहीं होती, ऑक्सीजन घुल जा रही है, तभी हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा सी लेवल में नीचे गया तो नीचे में प्रेशर तो बढ़ रहा है ना मेरे भाई, तो यहां पर अगर वो बंदा पहुंचा तो यहां पर ऑक्सीजन भी उसके ब्लड में घुल जाएगा, नाइट्रोजन भी उसके ब्लड में घुल जाएगा, भैया मान लो SO2 भी घुल जाएगा, HCl भी घुल जाएगा, बहुत सारी गैसेज उसको भाई समुद्र के नीचे वाले एरिया में उसके ब्लड में घुल जाएगा। वो तो घूमने गया है, वो वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो फिर से प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम हुआ तो जो गैसेज ब्लड के अंदर घुल गई थी क्या वो बाहर नहीं आएंगे, और जब बाहर आते हैं तो वेन से बाहर आते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं, और इस वजह से एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है, और भैया उस डिजीज का नाम क्या है, बेंड्स। क्या बोलते हैं उसको, बेंड्स। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको हटाने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्कूबा डाइवर का सिलेंडर होता है उसको डाइल्यूट करते हैं हीलियम गैस से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। वो बात मैंने यहां लिखो, देखो यहां पर स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्या है, हायर एल्टीट्यूड पर एनोक्सिया की बीमारी होती है। कोई बंदा अगर ऊपर गया तो प्रेशर कम हो गया, भैया अर्थ के सरफेस पर ही ऑक्सीजन कम ब्लड में घुल रहा था, जब ऊपर गया तो प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन और ब्लड में कम घुलेगा बेटा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, सांस की प्रॉब्लम होगी, और इसी प्रॉब्लम को एनोक्सिया कहते हैं। ये 2 MCQ है आपके लिए, ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखो अभी
तुम लोग ना यार, तुम जिस फेज में अभी हो उस फेज में तुमको लग रहा होगा बहुत पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा है, किसी के पास नोट्स नहीं होगा, है ना। बहुत लोग एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। अब एक बात बताओ, एक बार सोच के देखो, खाली सोचने से कि प्रेशर लेने से कि मेरे पास नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मैं कैसे करूं, ये सोचने से तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसके लिए ना तुम स्टेप लेना शुरू करो। पहला स्टेप लो, दूसरा स्टेप लो। अब देखो तो एक बात बता, चल प्रेशर है, क्या एग्जाम छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना यार। तो एग्जाम अगर तुमको देना ही है तो धीरे धीरे जितना ही टाइम है उतने में ही अपना बेस्ट देना शुरू करो, है ना। सबसे पहले पहला काम, अपने पास जो जिसके पास भी अच्छे नोट्स हैं, लिखा हुआ हैंड रिटेन, जहां पे भी उसने अगर आपके कोई दोस्त है उसके पास बढ़िया नोट्स है, उसको लेके आओ, फोटोकॉपी करा के अपने लिए रख लो, उसमें से बार बार पढ़ना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू करो, थोड़ा अपने टाइम को मैनेज करना शुरू करो। एग्जाम वगैरह भी सबके सारे ट्यूशंस में, सारे कोचिंग्स में, जितने भी स्कूल हैं उसमें प्री बोर्ड्स वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह सब स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस प्रेशर में अपने आप को कैसे हम इस तरीके से टाइम मैनेज करें कि हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो, हमारी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी हो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो उस टाइम को, मैनेजमेंट को सही कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। सबके लाइफ में, आपके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम तो है नहीं खाली, है ना। पूरे इंडिया के बच्चे जो 12th में होंगे उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी। ये प्रेशर, अगर तुम इसको प्रेशर कहते हो तो प्रेशर होगा। साइंस लिए हो, बोर्ड्स का एग्जाम है, कॉमर्स वाले भी अगर बोर्ड्स का एग्जाम है, अगर आप प्रेशर में है तो आपके लिए भी ये बात है कि आपको स्टेप लेना है। पहले फर्स्ट स्टेप लीजिए, पहले स्टेप को कंप्लीट करें, दूसरा स्टेप लीजिए, तीसरा स्टेप लीजिए, अपने किसी मेंटर से, किसी अच्छे कोई भी भाई बहन जिसको आप मानते हैं उनसे पूछो, प्रॉब्लम को डिस्कस करो। हर चीज का सॉल्यूशन है, बस स्टेप लो। बिना स्टेप लिए मन में सोचने से नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को समझाने के लिए कुछ सिंबल्स हैं हमारे नोट्स के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जहां जहां ए लिखा है ना उसका मतलब है सॉल्वेंट, जहां बी लिखा है उसका मतलब है सॉल्यूट। डब्ल्यू ए का क्या मतलब है, बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तुम भी बोलो अब मन में, वेट ऑफ, बी का मतलब सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। एमए का मतलब बोलेंगे मोलर मास ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, इसको बोलेंगे मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है जी। अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट, बस करते रहो, है ना। इसको बोलेंगे प्रेशर या वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। सीख लिए ए और बी का मतलब। बोलो यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट, है ना। इस तरीके से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास मास परसेंटेज। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत ही आसान कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन इसमें भी बच्चा फंस जाता है। फॉर्मूला याद करके खाली वहां आगे जाने, एग्जाम में जाने का कोई मतलब नहीं है। आइए क्या यूनिक है उसको सिखाते हैं आपको। कह रहा है मास परसेंटेज, जो फॉर्मूला तुम याद करते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखेंगे कि दोनों के दोनों ग्राम में होना चाहिए, दोनों के दोनों ग्राम में होना चाहिए। अनोखी बात क्या है, अगर आपके न्यूमेरिकल में कहीं भी लिखा है 5% बाय मास, आपके न्यूमेरिकल में कहीं भी लिखा है 5% बाय मास, तो आप 3 इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल के लिए पहले ही निकाल के रख लेना, गिवन में लिख लेना। कैसे लिखोगे, आ जाओ भैया। 5% मतलब 100 में से 5, 100 में से 5, तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का वेट होगा तो 5 ग्राम सॉल्यूट का वेट होगा। तो भैया अगर सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास अगर 5 ग्राम है, तो भैया सॉल्वेंट का मास 95 ग्राम है। क्या ये 3 इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? जानते सब है, बस तरीका अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट तरीका। अगर आपके पास स्मार्ट तरीका है, आप बहुत जल्दी किसी भी चीज को सीख लोगे और उसको याद करके उसका आउटपुट अच्छा गेन करो, है ना। बस स्मार्ट तरीका रखो अपने पास। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों के दोनों मिलीलीटर में होना चाहिए। भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों मिलीलीटर में होना चाहिए। परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, भैया वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये ग्राम में होना चाहिए, ये मिलीलीटर में होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला लगेगा।
जो इंपॉर्टेंट है खुद बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आया, मोल फ्रैक्शन जाई से डिनोट करते हैं। एक्स बोलना है तो एक्स भी बोल दो। आओ जरा, बाइंड्री सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट को हमने मिलाया और दोनों के मोल्स इस कंटेनर में मौजूद होंगे, Na और Nb। अगर जिसका मोल फ्रैक्शन बेटा निकालना है, यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप सॉल्वेंट के मोल को ही ऊपर रख देना और नीचे में टोटल मोल ऑफ द कंटेनर, टोटल मोल ऑफ द कंटेनर। तो हमने क्या किया भैया, सॉल्वेंट का हमने मोल ऊपर रख दिया, नीचे टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, मोल फ्रैक्शन निकल गया सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे में टोटल मोल को रखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। भैया इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर किसी कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट मौजूद हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद आंसर 1 आएगा। अगर किसी कंटेनर के अंदर 3 या 4 कंपोनेंट मौजूद हैं और सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालने के बाद अगर आपको सबको जोड़ोगे तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 1 नहीं आ रहा है, मोल फ्रैक्शन का आंसर अगर 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 या 1 से कम कह रहा हूं, 1 या 1 से कम अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है बेटा। हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 या 1 से कम आता है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है ना। तो हमने देखो इन दोनों को जोड़ा, दो हमारे पास कंपोनेंट थे, दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड किया, आंसर आया 1। भैया मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 या 1 से कम आता है, यहां पर लिखा है। दूसरा देखना जरा कुछ अच्छी बातें भैया, अगर कभी कहीं लिखा है कि XA बराबर 1 या मोल फ्रैक्शन बराबर 1, इसका मतलब है उस कंटेनर जो भी लिक्विड रखा हुआ है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। अगर कोई देखो XA बराबर 1 लिखा है, इसका मतलब सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्यूट नहीं मिला है, 100% सॉल्वेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म में सॉल्वेंट है। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है तो समझ आ गई बातें इतनी। आगे बढ़ते हैं है ना। चलिए अगला टॉपिक है मोलैरिटी, कैपिटल M से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पहला तो ये ध्यान रखेंगे, मेन फॉर्मूला हमारा ये है बेटा, मोलैरिटी बराबर WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में MB मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। भैया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर होना चाहिए, मिलीलीटर होना चाहिए, मिलीलीटर होना चाहिए। ये आपका मेन फॉर्मूला है जिससे आप अपने मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। आगे आ जाओ, यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगी और मोलैरिटी कम होगी। क्यों भैया, मोलैरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो भैया मोलैरिटी कम होती चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनोखी बात क्या है, अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल ना आया तो क्या करेंगे, मोलैरिटी कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली वीडियो में, है ना। यहां देखना, अगर किसी न्यूमेरिकल में 3 कैपिटल M लिखा हुआ है तो तुम 2 इंफॉर्मेशन निकाल लेना। 2 इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में ऑलरेडी निकाल सकते हो सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से। अगर 3 कैपिटल M कहीं पर लिखा है, 3 कैपिटल M का मतलब है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दिया है या 1000 मिलीलीटर दिया है, तो ये दोनों के दोनों आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट न्यूमेरिकल में सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से, सिर्फ 3 कैपिटल M को देखकर 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पहला फॉर्मूला ये रहा भैया, केजी में होता है, सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। मेन फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आपको नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है। भैया यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्या होता है मीनिंग, यही यूनिक बात है। आपको अगर कभी न्यूमेरिकल में 3 स्मॉल m दिखाई दे, 5 स्मॉल m दिखाई दे, 20 स्मॉल m दिखाई दे, तो आप 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000 ग्राम या 1 kg, ये इंफॉर्मेशन आप निकाल लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए जी, रॉल्स लॉ आ चुका है। देखो रॉल्स लॉ पढ़ लेंगे, लेकिन पहले अगर एमसीक्यू में सवाल आ गया कि बताइए इसमें से रॉल्स लॉ किसके लिए नहीं होता है, अगर ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे, आओ जरा समझाता हूं। रॉल्स लॉ दो कंडीशन के लिए सेटिस्फाई है। पहला कंडीशन, लिक्विड और लिक्विड, सॉलिड भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। आओ जरा टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट को वोलेटाइल कंपोनेंट में मिलाने के बाद रॉल्स लॉ लगेगा। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को वोलेटाइल कंपोनेंट में मिलाने के बाद भी रॉल्स लॉ लग सकता है। दोनों ध्यान रखेंगे, वोलेटाइल
नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल, दो कंडीशन है, मैं एक बार लिख देता हूं, वोलेटाइल वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल, इन दोनों में रॉल्स लॉ लगेगा। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल के साथ नॉन वोलेटाइल रखोगे तो रॉल्स लॉ नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले तो आप ये समझ लो, वोलेटाइल कंपोनेंट को वोलेटाइल कंपोनेंट में मिलाने के बाद रॉल्स लॉ लगता है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को भी अगर आप वोलेटाइल कंपोनेंट में मिलाओगे फिर भी रॉल्स लॉ लगेगा, लेकिन दोनों के दोनों का नॉन वोलेटाइल होंगे तो रॉल्स लॉ नहीं लगेगा। क्या होता है रॉल्स लॉ? कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन द सॉल्यूशन। अभी मैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, उसके लिए पढ़ा रहा हूं आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन। क्या होता है भैया, जो ए की वजह से एक कंटेनर के अंदर, मैं कह रहा हूं इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ए लिया, लिक्विड बी लिया और इन दोनों का सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद भैया इसका मोल फ्रैक्शन XA, इसका मोल फ्रैक्शन XB, इसके वजह से जो पार्शियल प्रेशर है PA और इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है PB, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। भैया पार्शियल प्रेशर जो बी होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसका मोल फ्रैक्शन है। भैया जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया तो फॉर्मूला आ गया रॉल्स लॉ का, P A बराबर में P नॉट A XA और P B बराबर में P नॉट B XB, जहां पर P नॉट B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, नॉट का मतलब प्योर होता है, सॉल्यूट, B का मतलब सॉल्यूट। PB क्या है बेटा? PB बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, है ना। अच्छा, P नॉट A क्या है? तो बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल प्रेशर अगर कंटेनर का कैलकुलेट करो तो PA प्लस PB, भैया ये फॉर्मूला यहां रख दो, ये फॉर्मूला यहां रख दो, देखो टोटल प्रेशर आ गया, P टोटल बराबर P नॉट XA प्लस P नॉट B XB। अच्छा जी, ये दोनों से आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बेटा, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, है ना। P टोटल बराबर खाली XB के टर्म में है, P टोटल खाली XA के टर्म में है, दोनों ऊपर में सिर्फ मोल फ्रैक्शन के नाम पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और नीचे में मोल फ्रैक्शन के नाम पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। कैसे याद करोगे? AB, कैसे याद करोगे? BA, इस तरीके से याद करोगे, ठीक है जी। अच्छा, वेपर फेज में जरा बात करते हैं, देखना जरा एक बात समझना, एक बात को समझना, यहाँ पे सभी लोग ध्यान लगाओ, वेपर फेज की बात करते हैं। एक हमने क्या किया, सॉल्यूशन है हमारे पास A और B का, यहां पर लिक्विड स्टेट में है, यहां पर XA है, XA क्यों XA? क्योंकि लिक्विड स्टेट में A मौजूद है, लिक्विड स्टेट में B मौजूद है तो XB भी मौजूद होगा। यहां पर वेपर प्रेशर भी है PA, वेपर प्रेशर भी है PB, भैया B की वजह से वेपर है, A की वजह से वेपर है। अब एक बात बताओ, ये A क्या इस कंटेनर के अंदर दो फेज में मौजूद नहीं है? भैया लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। बताओ वेपर फेज में भी तो मोल फ्रैक्शन होगा, इसी को YA कहते हैं और इसी को YB कहते हैं। XA मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, YA मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, XB मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और भैया YB मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यही बात मैं यहां समझाने चाह रहा हूं। आइए जरा, इन वेपर फेज फॉर्मूला क्या है? YA बराबर PA अपॉन में P टोटल, YB बराबर PB अपॉन में P टोटल, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। रॉल्स लॉ समझ आ गया? रॉल्स लॉ समझ आ गया यार? वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और जिस भी शहर से देख रहे हो, जहां से देख रहे हो, अपना नाम और अपना एड्रेस पक्का लिखना, ठीक है। एड्रेस नहीं तो आप उस शहर का नाम लिख देना, उस सिटी का नाम लिख देना। आओ जरा ध्यान से समझते हैं। कह रहा है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड। मतलब क्या है? नॉन वोलेटाइल को अगर आप वोलेटाइल में डालेंगे तब भी रॉल्स लॉ लगा सकते हैं। आओ जरा समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड A लिया और मैंने कोई अभी सॉल्यूट नहीं मिलाया, तो सॉल्यूट जो मिलाने वाला हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल? वोलेटाइल मतलब वो जिसके गैस बन जाते हैं, जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वोलेटाइल मतलब वो जिसके गैसेस नहीं बनेंगे। वोलेटाइल जो गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल जो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो बताओ भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको मिलाया, सॉल्यूशन बन गया। अब बता, इस पूरे कंटेनर में जो वेपर बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? सिर्फ A की वजह से, लिक्विड A की वजह से। तो यहां पर वही कहानी कहना चाह रहा हूं मैं। आओ जरा, लिखा हुआ है कि भैया जो हमारा A की वजह से पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, उसी के मोल फ्रैक्शन के। अच्छा, PA बराबर में P नॉट XA। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे कंटेनर में जो टोटल प्रेशर था
वो किसकी वजह से था? नॉन वोलेटाइल तो गैस बना ही नहीं रहा है, वेपर प्रेशर तो है ही नहीं उसके पास, तो जो पी ए है वही पी टोटल है। इस बात का ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में परेशान हो जाएंगे आप, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाने पर भैया जो वेपर क्रिएट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होता है, इसीलिए टोटल प्रेशर पी ए को ही कहते हैं। तो यहां पर पी ए बराबर टोटल प्रेशर आ गया। न्यूमेरिकल्स में इस बात का ध्यान रखेंगे, हम वहां भी आपको रिवाइज कराएंगे, अभी आप एक बार रिवाइज कर लो, और वैसे भी नोट्स में भी मौजूद है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नॉन, यहां पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक बात बताओ, हमारी जिंदगी में कुछ भी आइडियल है क्या? है ना। मैंने सोचा था स्कूल के टाइम पर कि यार, मन में सोचा था कि काश वो मेरे पास होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ यार। ये दर्द मैं क्या बयां करूं, है ना। तो जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो जैसा देखो, सोचने के लिए आदमी फ्री होता है, लेकिन सोच के बस अपने पास ही रखा हुआ रहता है कि हाँ भाई, कॉलेज में भी यार काश वो मेरे पास होती तो मजा आता, लाइफ में बढ़िया रहता, अच्छी अच्छी फीलिंग आती, बटरफ्लाई फीलिंग आती, है ना। काफी अरमान्स होते हैं हमारे, काफी हम एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे, हम सोच लेके रखते हैं, लेकिन आइडियल तो होती नहीं चीजें। तो सब कुछ नॉन आइडियल है ना। हम सोचते हैं रिजल्ट हमारा काश 95% आ जाता, लेकिन मेहनत के बलबूते पर जितना मेहनत करेंगे उतना ही आएगा। चीजें नॉन आइडियल है, जो सोचेंगे उससे ज्यादा या कम ही आएगा। जो सोचेंगे वो तो बहुत नसीब वालों को मिलता है, और हम तो कहाँ नसीब वाले हैं, है ना यार। चलो जरा ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि आइडियल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल क्या है? आइडियल एक हमेशा याद रखना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा चीज होता नहीं है। अगर थोड़ा भी कोई चीज अगर आइडियल की तरफ चले जाता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई आइडियल है। देखो भैया, अगर कोई सॉल्यूशन अगर रॉल्स लॉ को ओबे करे, अगर उसको फॉलो करे तो हम बोलेंगे आइडियल है, नहीं फॉलो करे नॉन आइडियल है। इसीलिए मैंने इसके फॉर्मूले को लिख दिया, यहां पर नहीं फॉलो कर रहा है तो नॉट इक्वल टू, भैया अगर फॉलो कर रहा है तो इक्वल टू। मैं कह रहा हूं सेम नेचर और स्ट्रक्चर वाले सारे लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जैसे बोलने में भी सेम आएगा। देखो मीथेनॉल, इथेनॉल तो आइडियल है। देखो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन आइडियल है। बेंजीन, टॉलिन देखो आइडियल है, बोलने में और स्ट्रक्चर में अगर सेम हो तो आइडियल बोलेंगे, है ना। यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों अलग अलग चीजें, नॉन आइडियल। एसीटोन और बेंजीन अलग चीजें, नॉन आइडियल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं आइडियल मतलब क्या? जितना इन्वेस्ट करो उतना ही प्रॉफिट होगा। कभी ऐसा होता है किसी दुकान वाले के पास गए हो, वो भैया 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो 2 लाख ही प्रॉफिट करेगा? अरे उससे ज्यादा या कम हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। तो वही कहानी है। तो देखो, अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन को, कोई भी मान ले मेरे पास सॉल्यूट है और यहाँ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूं, तो भैया पहले सॉल्यूट अकेला था, सॉल्वेंट अकेला था, दोनों मिला तो सॉल्यूशन बना लिया। तो जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही अगर रिलीज हो गया तो आइडियल बोलेंगे। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो जितना हमने इनिशियली हमने दिया उतना ही मुझे मिल गया, तो आइडियल बन गया। वॉल्यूम कितना है? जितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है, जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का है, दोनों को मिलाने के बाद उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का आना चाहिए। मान लीजिए 30 लीटर है और ये भी 30 लीटर है, तो आना चाहिए 60 लीटर। अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे हम भैया आइडियल सॉल्यूशन है। इस केस में कोई भी चेंज वॉल्यूम में नहीं हुआ, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आया, इसीलिए दोनों के दोनों आइडियल के एग्जांपल, आइडियल कंडीशन के ये हमारे कंडीशन हो गए आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है जी। अच्छा जी, भैया सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल, जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उनके बीच में जितनी बॉन्डिंग है उतनी बॉन्डिंग अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में है, और दोनों को जब मिलाया तो सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ भी उतनी ही बॉन्डिंग कर ली, तो हम बोलेंगे भैया आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, है ना। तो मैं कह रहा हूं सॉल्यूट के मान लो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में है। जब दोनों को मिलाया तो भैया सॉल्वेंट ने सॉल्यूट के साथ उतने ही इंटरेक्शन से क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया या इंटरेक्शन कर लिया। तो अगर तीनों बराबर है तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, देख लो इस केस में ऐसा नहीं होता है, कहीं ऊपर ना नीचे आ ही जाती है रिजल्ट, जितना सोचते हैं उसके ऊपर या जितना सोचेंगे उसके नीचे, तो हम बोलेंगे उसको नॉन आइडियल है ना। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई कंटेनर है मेरे पास, मान ले मेरे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड ए और लिक्विड बी रख दिया और टोटल प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर लिया। टोटल प्रेशर मैंने पेन पेपर पे कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी, और ऐसा फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से मैंने जो कैलकुलेट किया, इस कंटेनर को लैब में लेके गया और लैब में भी जो रीडिंग आई दोनों सेम आ गई, तो मैं तो खुश हो गया। तो मैंने कहा मैं तो आइडियल हूं। तो इस केस में पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड दोनों बराबर आते हैं। यहाँ पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेट दोनों बराबर नहीं आते हैं। बराबर नहीं आएंगे तो नॉन आइडियल, अगर बराबर आएंगे तो आइडियल। हो गई कहानी खत्म आइडियल और नॉन आइडियल की।
आगे हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, 3 ग्राफ आपको समझाने जा रहा हूं, एक आइडियल सॉल्यूशन की, एक नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन की और एक नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन की। देखो आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ है भैया। सबसे पहले यहां पर मैंने सॉल्वेंट का कंटेनर लिया है, ओनली सॉल्वेंट। अगर ओनली सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन देखो 1 लिखा है, इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 लिखा है। तो भैया यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा सब के सब सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। यहां पर जो कंटेनर लिया है मैंने लिया सिर्फ सॉल्यूट का, तो यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट की वजह से होगा। एक बात बताओ, सॉल्वेंट में ज्यादा वेपर प्रेशर की सॉल्यूट में? अरे सॉल्यूट कम अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में, तो ज्यादा प्रेशर तो सॉल्वेंट में होना चाहिए ना मेरे भाई। तो आओ इसलिए ऊपर बनाया, इसको नीचे बनाया। जब हमने इसको स्ट्रेट लाइन से खींचा और ये इस तरीके का ग्राफ है, इसको एक्सप्लेन किया है मैंने क्लास के अंदर। यहां पर इस ग्राफ को ध्यान लगाओ कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो इस ग्राफ को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। यहां पर देखिए पॉजिटिव डेविएशन हो गया, जो मैंने सोचा था उससे मेरा रिजल्ट ज्यादा आया, जो मैंने सोचा था उससे रिजल्ट ज्यादा आया, जो सोचा था उससे रिजल्ट ज्यादा आया, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अरे भाई तुमने जो पेन पेपर पे कैलकुलेट किया था तो तुमने सोचा था मेरे मार्क्स आएंगे 89 और तुम्हारे मार्क्स आ गए भैया एग्जाम में जो तुम्हारे बस में नहीं है, वो एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स आए भैया 95। तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। यहां मैंने लिखा भी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो हमारी एक्सपेरिमेंट में लैब में रीडिंग आई वो ज्यादा आई कैलकुलेटिव से। ठीक है जी, जो मैंने कैलकुलेट किया था। और यहाँ भैया जो हमारा ऑब्जर्व हुआ, जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया, जो हमने कैलकुलेट किया वो अगर ज्यादा रह गया और जो सोचा था वो कम रह गया, तो भैया नेगेटिव डेविएशन। क्यों होता है पॉजिटिव डेविएशन, क्यों होता है नेगेटिव डेविएशन? आओ तुम्हारे सामने आगे मैं रीजन देने जा रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस है। बोला जाता है, ध्यान से समझना पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है। ए और ए जब अकेले कंटेनर में थे, सॉल्वेंट का कंटेनर इमेजिन करो, ओनली सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के कंटेनर में जो ए के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। जो सॉल्यूट का कंटेनर है उसमें जो बी के पार्टिकल्स उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। ए को लाइक कर रहा था, बी को लाइक। अब देखो लाइक करने से देख क्या सोचने, अरे यार भाई लाइक मतलब इंटरेक्शन, वो हमारी अपने जीवन की लाइक और अनलाइक नहीं है कि किसी को आपने ब्लॉक कर दिया, किसी को आपने लाइक कर दिया, किसी को फॉलो कर दिया। तो आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कि खाली अगर किसी के प्रोफाइल पिक्चर को लाइक अगर कर दे, अगर उसके अगर कोई लाइफ में, हर किसी के लाइफ में क्रश होती है या होता है लड़कियों के लाइफ में, अगर खाली वीडियो को लाइक कर दे आदमी सपने में चले जाता है कि वाह यार मजा आ गया, आज मेरी वीडियो लाइक कर दी उसने, मेरी पोस्ट लाइक कर दी, मेरी फोटो को लाइक कर दी। इतने से खुश नहीं होना होता है, इसका मतलब कुछ और हो सकता है। आपने अपने माइंड में वही कहा ना कि चीजें आइडियल सोच रखी है आपने, थोड़ा नॉन आइडियल की तरफ बढ़ो, है ना। आओ जरा समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि ए और ए के बीच में जितनी इंटरेक्शन है उतना ही बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है, और जब ए और बी में इंटरेक्शन हुआ तो भैया वो बेकार इंटरेक्शन हो गई। ए और ए जितने एक दूसरे को लाइक कर रहा था, बी और बी एक दूसरे को जितना लाइक कर रहा था, उतना लाइक ए और बी के बीच में नहीं हुआ, उतना इंटरेक्शन ए और बी के बीच में नहीं हुआ। मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी अगर ज्यादा हो जाए ए बी से, क्या कर रहे हो तुम कर रहे हो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने का काम, तब जाके बन रहा है सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत अच्छी तरीके से बंधे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत अच्छी तरीके से बंधे हैं, जब दोनों को तुमने मिलाया तो अच्छे से नहीं बंधे ए और बी, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डिवीजन हुआ है। अब एक बात बताओ, शुरू में इंटरेक्शन अच्छा था तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अच्छा था, तो क्या होगा, अच्छे से पकड़ के बंधे होंगे, बी और बी अच्छे से पकड़ के बंधे होंगे। जब ए और बी को मिलाया तो दोनों ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्या वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर किसी सॉल्यूशन को बनाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो समझ जाना पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। इस बात को हमने यहां लिखा है, वॉल्यूम में पॉजिटिव डेविएशन होता है, एनर्जी में भी पॉजिटिव डेविएशन होता है। भैया पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, भैया जो मैंने सोचा था और जो मैंने कैलकुलेट किया था, भैया जो सोचा था वो ज्यादा आया, पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। एग्जांपल्स ये रहा, इथाइल अल्कोहल, भैया वाटर, एसीटोन, और ये तो भैया हमारे एनसीईआरटी के, ये नहीं एनसीईआरटी का हमारे पास है एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, नहीं क्लोरोफॉर्म, ये उसमें होगा नेगेटिव डिवीजन में। चलो ठीक है, इथाइल अल्कोहल और वाटर, एसीटोन और डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन और बेंजीन, ये सब पॉजिटिव डिवीजन के एग्जांपल है। आइए सेम कहानी, भैया पहले इंटरेक्शन अच्छा नहीं था, बाद में मजबूत इंटरेक्शन हो गया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। भैया यहां देखना, जो मैंने सोचा था
वो कम आया और जो मैंने कैलकुलेट किया था वो ज्यादा आया, निगेटिव डेविएशन। नाइट्रिक एसिड और वाटर, भैया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है आपका, एनसीईआरटी वालों ने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एसिटिक एसिड और पिरिडीन और HCl और वाटर, ये सब एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन के हैं। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखेंगे कि भैया पहले बॉन्ड कम, बाद में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नेगेटिव डेविएशन। पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बाद में वीक बॉन्ड, पॉजिटिव डेविएशन। वॉल्यूम भैया पहले से ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव डेविएशन। वॉल्यूम पहले से कम हो जाए, नेगेटिव डेविएशन। इस तरीके से याद रखें। ठीक है, सवाल आता है कि बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सॉल्यूशन गर्म हो गया, तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन गर्म हो गया, नेगेटिव डेविएशन। क्यों? बॉन्डिंग अच्छी हुई है, बॉन्डिंग अच्छे से एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, और वो सारी एनर्जी कहां, वो टेम्परेचर कहां जाएगा? सॉल्यूशन में। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रिलीज होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन गर्म होता है। ये सब मैंने नोट्स में लिखा रखा है। तो अगर सॉल्यूशन गर्म हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद, तो आप ध्यान रखेंगे निगेटिव डेविएशन। हाँ, निगेटिव डेविएशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे आप। आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे पास है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसको आप देखोगे तो उसका जो लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है, जो मान लो मैं कह रहा हूं कि कोई भी कंपोनेंट है A, तो भैया वही वेपर फेज में भी है। तो अगर XA लिक्विड फेज वाला मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज वाले मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया तो बोलेंगे ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैंने ये बात लिखी है, बाइंडरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। XA बराबर में YA और XB बराबर में YB। आगे देखो, कह रहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिक्स कंपोजिशन में मिलाने पर दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाए तो हम उसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आओ जरा इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सॉल्वेंट है और मेरे पास एक सॉल्यूट है, इसका है 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या किया, इन दोनों से कुछ कुछ फिक्स कॉम्पोजिशन में मिलाया और मिलाने के बाद मैं इस कंटेनर में लेके आया, इसका कुछ परसेंटेज फिक्स कॉम्पोजिशन में लेके आया और मैंने ऐसा मिक्सचर बनाया कि भैया दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तो ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है भैया, मैंने क्या किया, दोनों के फिक्स कॉम्पोजिशन में उठाए, दोनों को, ए को यहां से उठाया, बी को यहां से उठाया और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भैया 65 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तो अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर सेम बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो ऐसे मिक्सचर को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर ज्यादा आ जाए, दोनों से ज्यादा, तो बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब एक बात बताओ बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो रहा था, 60 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो रहा था और अब 40 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इंटरेक्शन ज्यादा था, बाद में इंटरेक्शन कम हो गया? नहीं हुआ। अरे कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो गई तो इसका मतलब है पहले ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन था, तभी तो ज्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग हो रही है। अब कम ही इंटरेक्शन है तो बताओ, पहले इंटरेक्शन ज्यादा, बाद में कम, कैसा डेविएशन होता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग में पॉजिटिव डेविएशन होगा। अरे भाई, पहले 50-60 पे बॉइलिंग हो रही थी, अब 65 पे हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, तो बाद में स्ट्रॉन्ग मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो यही चीज सब यार ध्यान रखनी है। देखो ना, सारी बातें लिखी हुई है मैंने, देखो जरा भैया, लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों से सेम बॉइलिंग पॉइंट कम आया तो बोले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या क्या चीजें याद रखनी है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है कम बॉइलिंग में, मिनिमम बॉइलिंग में ज्यादा वेपर बनेगा क्योंकि इंट्रैक्शन खराब हो गया, तो भैया वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। और ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं, है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जरा तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर दूं, आ जाओ। कह रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग, देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से सेम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, भैया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। और ये एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है जी, ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आपके साथ इतनी एनर्जी लगाकर, इतने एफर्ट लगाकर, कंटेंट तैयार कर कर, अपना पूरा एक्सपीरियंस के बलबूते पर अगर आपको इतनी आसानी तरीके से अगर आपको चैप्टर को समझा रहा हूं तो वीडियो को शेयर और लाइक करके जाना, कमेंट में फीडबैक जरूर लिखना, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलना। कह रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल।
कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट तुम सॉल्यूशन में डाल रहे हो, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डालोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी हिसाब से चेंज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पोस्टमार्टम कराने जा रहा हूं, ध्यान रखना हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इन तीनों चारों में चारों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सामने, बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। बस तुम फिक्र मत करो, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करे, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को चेंज करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को सेम रखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। बस इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे देखेंगे, इसको प्रूव भी करूंगा मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ये बात मैंने आपको समझा दी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता नेचर और शेप ऑफ सॉल्यूट की। कैसा नेचर है यार सॉल्यूट का, डिपेंड नहीं करता। कैसा शेप है यार सॉल्यूट का, डिपेंड नहीं करता। ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने बताया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। मतलब क्या, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड ए लिया, पूरा भरा हुआ है लिक्विड यार, यहां पर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहां पे पूरा का पूरा वेपर जो है सिर्फ ए की वजह से बनेगा। मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल मैंने सॉल्यूट मिला दिया। मिलाने के बाद भैया इस जगह पर ना यार नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी आ गए। मैं कह रहा हूं इस जगह पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी आ गया बेटा, मैं कह रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ गया यहां पे। अब क्या होगा बोलो, वेपर कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल को तो गैस बनेगा ही नहीं, वेपर कम होगा। तो जो प्योर फॉर्म में था उसके वेपर प्रेशर को बोलते हैं P0A, और जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे PA। तो इसको बोलेंगे PA। बताना बेटा कौन ज्यादा है, P0A ज्यादा है कि PA ज्यादा है? ऑब्वियस बात है P0A ज्यादा है, क्योंकि अकेले में वेपर ज्यादा बन रहा था। तो वेपर प्रेशर में कमी आई कि नहीं आई, वही लिखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कितना कम होता है, तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, कितना आंसर होगा, बोलेंगे P0A माइनस का PA। अगर आपको कमी निकालनी है, कितनी कमी भाई, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने से वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, तो आप लिखेंगे P0A माइनस का PA, ठीक है। अब यहीं पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, रेशियो, किसके साथ, तो P0A माइनस में PA लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा, P0A माइनस का PA अपॉन में P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली, ऐसा मान लो, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, यही है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यही तो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो देखो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के हो गए कि नहीं भाई। तो हमारे पास फॉर्मूला आया P0A माइनस में PA अपॉन में P0A बराबर या NB अपॉन में NA प्लस में NB। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे में टोटल मोल। बेटा ध्यान रखना, फॉर, मैं बात कर रहा हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा, जिसमें बहुत ज्यादा पानी हो, तो Na प्लस NB की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, तो भैया हम क्या करेंगे, ये समुद्र है और 1 लोटा पानी है भैया, डाइल्यूट मतलब पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी Na।
है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी बहुत ज्यादा होगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, सॉल्वेंट बहुत कम होगा, तो हम क्या करेंगे, समुद्र के सामने एक लोटा पानी को इग्नोर करेंगे, हमारी पूरी वैल्यू Na बन जाएगी। अब ये वैल्यू क्या बन गई बेटा, Na, तो यहां लिखेंगे NB अपॉन में Na। ठीक है जी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ आगे देखता हूं मैं, फॉर्मूला चेंज करता हूं तुम्हारे लिए। P नॉट ए माइनस PA अपॉन में P नॉट ए बराबर Na अपॉन में, नहीं NB अपॉन में Na आया है ना, NB अपॉन में Na, यह आया NB अपॉन में Na। जरा देखना, मैं इस फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूं। मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास। इसका क्या होगा, मास अपॉन में मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हो गया जिससे आप न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है जी, अब देखना जरा ये पूरी वैल्यू क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का है नीचे 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो मैंने बोला था ना आज प्रूफ भी करूंगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस बात का ध्यान रखना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करेंगे, जब अगली वीडियो आएगी उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर खत्म होता है। आ जाओ, अगला हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने फिर से बोला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो जाता है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो जाता है। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर नॉर्मल प्योर पानी है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर का क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अगर तुमने इसमें पत्थर मिला दिया या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा। वही बात मैंने लिखी है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अच्छा जी, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। भैया पहला कंटेनर है प्योरेस्ट फॉर्म में, लिक्विड है, ए है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट T नॉट B कहा आपने। नॉन वोलेटाइल जब आपने मिला दिया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब यहां पर A भी है और B भी है, लेकिन लिक्विड A है, B नॉन वोलेटाइल है, तो यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ, या बॉइलिंग पॉइंट मैं कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो आया वो आया TB। ठीक है, कौन ज्यादा, तो TB ज्यादा, T नॉट B कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो जाता है। सही बात है, ध्यान रखेंगे। अच्छा भैया कितना एलिवेशन होगा उसको निकालने के लिए, तो भैया इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। कितना एलिवेशन हुआ, तो TB माइनस में T नॉट B। बोलेंगे भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को मिलाया, तो भैया ये वैल्यू ज्यादा हो गई, वैल्यू कम थी, तो भैया ये दोनों को माइनस करेंगे तो एलिवेशन निकलेगा। क्या निकलेगा, एलिवेशन निकलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने सुना भी होगा एप्लीकेशन, कूलेंट, जो कूलेंट है जो गाड़ी के इंजन में को गर्म करने के लिए, जो हम ठंडा करने के लिए जो हम कूलेंट रखते हैं, उस कूलेंट में यही सॉल्यूशन तो होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाकर जब हम कूलेंट बनाते हैं, जिससे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, और ज्यादा हो तो जो इंजन गर्म हो तो सामने वाला इस इंजन को ठंडा करे। थोड़ा सोचना, मैं क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है इसको, है ना, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा है तो इंजन की गर्मी से उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं अचीव होगी ना यार, उसका ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रही है ना, तो इंजन अगर गर्म हो जाएगा तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं उसके। तो ये हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। ऐसा देखा गया कि भैया जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। वहां से हमने फॉर्मूला बनाया, डेल्टा टी बराबर केबी इंटू में एम। भैया केबी को क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और दूसरा क्या है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भैया यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। आओ जरा तुमको सबसे खतरनाक फॉर्मूला सिखा रहा हूं भैया, डेल्टा टीबी का ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए आपको याद करना है, केबी मल्टीप्लाई बाई WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में MB मल्टीप्लाई बाई, भैया यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल करेंगे आप, डेल्टा टीबी बराबर केबी मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखना यहां जरा, डेल्टा टीबी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया कि नहीं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने बोला ही था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भैया सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये दो फॉर्मूले बस याद कर लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये फॉर्मूले याद कर लो, और एक फॉर्मूला एक और याद कर लो, डेल्टा टीबी बराबर
टी बी माइनस टी नॉट बी। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला याद कर लो। मैं आपको कह रहा हूं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो इन दोनों से मिलाकर ही आएंगे। बहुत ही सस्ते न्यूमेरिकल होते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा सिर्फ ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के नहीं है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि सबसे ये रिलेशन कौन सा करेक्ट है। तो आप याद कर लो, केबी बराबर गैस कांस्टेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट टी नॉट बी का होल स्क्वायर, भैया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको आप याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है। तो ये सिर्फ याद कर लो, न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, सिर्फ याद कर लो, डायरेक्ट यही आपको आएगा तो ऑप्शन में यही लिखा होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सब समझा दिया तुमको। ग्राफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का देखना जरा। मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर को बढ़ाया, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर को बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, एक बार वेपर प्रेशर का 180 के बराबर आ गया। और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का या किसी लिक्विड का 180 के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया टी नॉट बी। भैया यहाँ सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन में ऑलरेडी वेपर कम था तो इसलिए मैंने इसके नीचे बनाया। भैया टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, इस टाइम पर यहाँ पर 180 के बराबर हो गया। भैया इसको बोलते हैं टी बी, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी। देखो जरा ये वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा टी बी बराबर में टी बी माइनस में टी नॉट बी। यहां पर ये ग्राफ था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हारे सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है, हमारे पास अगला टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़े ही आसान भाषा में मैंने लिखा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भैया कैसे कम होगा वो बात देखो जरा, एक कैसे कम होगा वो बात एक बार देख लो, कैसे कम होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास मान लो एक प्योर सॉल्वेंट है और ए है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने कह रहा हूं इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट अगर टी नॉट एफ है, मैंने इसमें मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन बन गया ना भाई, क्योंकि ए और बी दोनों आ गए ना इसमें, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ। कौन ज्यादा है भैया, टी नॉट एफ ज्यादा है, टी एफ कम है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कितनी की कमी आई, तो टी नॉट एफ माइनस में टी एफ। ये हमारा फॉर्मूला। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाते ही फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है, तो जो शुरू वाली वैल्यू है ज्यादा है, प्योर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा ऐसा देखा गया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी की। तो यहां पर मोलैलिटी का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो केएफ आई, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं केएफ को, और यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है जी, एक ये फॉर्मूला आप याद करना, लेकिन मेन फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल के लिए याद करोगे ये करोगे, डेल्टा टीएफ बराबर में के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल करोगे और इसके साथ इसका भाई कौन सा, डेल्टा टी एफ बराबर में टी नॉट एफ माइनस में टी एफ। इस बात का भी ध्यान रखो, न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये दो फॉर्मूले आपको सिर्फ याद रखने हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहां पर रिवाइज करा दिया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाता है। अरे याद हो जाएगा यार, याद हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते। ग्राफ देखो भैया, जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो हम उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर से उसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर देखना भैया, हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम करते रहे और एक टाइम पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो गया। यहीं पर आया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, तो डेल्टा टी नॉट एफ बोलते हैं इसको। ठीक है जी, और यहां देखना भैया, यहां पर जब नॉन वोलेटाइल मिला दिया तब जाके इसका देखो टेम्परेचर कम करते रहे, वेपर प्रेशर यहां आया तो ये हो गया टी एफ। देखो कमी आई कि नहीं आई, इसी को बोलते हैं डेल्टा टी एफ। और आपको पढ़ा दिया डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी। और ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में रिवाइज कराए। ठीक है जी, तो एक ग्राफ है, ध्यान रखेंगे। आगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक अंतर है, एक डिफरेंस है। ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ आ गया हूं। ऑस्मोसिस वन डायरेक्शनल होता है भाई, अगर यहां पे लिक्विड का फ्लो होगा, किसी चीज का फ्लो होगा तो वन डायरेक्शन में होगा। ये टू डायरेक्शनल होते हैं भाई, दोनों तरफ से हो सकते हैं, है ना,
दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अगर कोई पूछे डिफरेंस क्या है वाइवा वगैरह में, तो आप ये बताओगे। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस के लिए आप एक डायग्राम याद कर लो। ऑस्मोसिस कराने के लिए आपको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मटेरियल लगाना पड़ेगा, और मान लो ये एक सॉल्यूशन यहां है और एक सॉल्यूशन यहां है। इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है और ये C2 है, और मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन C1 का ज्यादा है, C2 कम। मेरे इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उधर से लिक्विड फ्लो करेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उधर से लिक्विड फ्लो करता है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। उसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, तुम ये तो नहीं समझ रहे कि भैया हमारे टीचर ने तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाया, हाइयर से लोअर, आप तो लोअर से हाइयर कह रहे हो। सही कह रहा हूं मैं। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लिक्विड का फ्लो होना, लिक्विड का मूवमेंट होना भैया हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस कहलाता है। ये बात मैंने लिखी है। मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यहां पर ऑस्मोसिस के डेफिनेशन नहीं आएंगे, हमसे सवाल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आएंगे। तो एग्जांपल क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का? बोलेंगे सेलोफेन पेपर, वॉल ऑफ लिविंग सेल। दूसरा क्या है? किस से बना होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड मटेरियल का नाम है। फॉर्मूला ये है, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला ये है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भैया। x माइनस का 6 बराबर में माइनस का 2, x बराबर में आएगा प्लस का 4। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिस मटेरियल से बना है उसके अंदर जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो प्लस का 4 आप टिक लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया यार? आगे बढ़ता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? आ जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक डायग्राम से तुमको सिखा देता हूं। डायग्राम से आपको सिखा देता हूं। मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ना हमने क्या किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया। ठीक है जी, हमने यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया और यहां पर सॉल्यूशन है और यहां पर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी इस सिचुएशन को तुम मेंटेन करोगे तो क्या होगा भैया, इधर से जो सॉल्वेंट है वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा। नहीं मूव करने लगे क्योंकि इधर तो सॉल्यूट है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि सॉल्यूट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है तो क्या होगा, लिक्विड का फ्लो इधर से, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब इस फ्लो को हमें रोकना है तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन के साइड एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा भैया। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप सॉल्यूशन के साइड लगा रहे हो, सॉल्यूशन के साइड आप लगा रहे हो, इसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है, बस बंद होता है। ठीक है, स्टॉप हो जाता है, फ्लो बंद हो जाएगा। भैया ऐसा देखा गया कि पाई जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। इसीलिए यहां पर फॉर्मूला आया, पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर C इंटू में R इंटू में T। R है गैस कांस्टेंट, C है कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम कहोगे तो देखो मैं सब लिख देता हूं, ये है मोलैरिटी, ये है गैस कांस्टेंट और ये है टेम्परेचर। तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है, पाई इज इक्वल टू CRT। आगे देखना जरा भैया, अभी पढ़ाया आपने पाई बराबर में CRT, तो पाई बराबर क्या होगा, मोलैरिटी ही तो है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। सबसे अच्छा फॉर्मूला बना रहा हूं, WB अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऊपर में R इंटू में T इंटू में 1000। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल करोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो न्यूमेरिकल है वो इस फॉर्मूले से करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल आप इस फॉर्मूले से करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इसके अगर मोलर मास मुझे निकालने हैं तो कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। अच्छा देखना, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मोलर मास देखो यहां पर सॉल्यूट का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया कि नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बोला था ना, प्रूफ करूंगा, प्रूफ कर दिया। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस, अरे रिवर्स ऑस्मोसिस इसी डायग्राम में समझा देता हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस देखो जरा, अब देखो इधर ऑस्मोसिस हो रहा था तो मैंने प्रेशर लगाया पाई पर ये स्टॉप हो गया। अब मैं पाई से ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा ना, पाई से मैं ज्यादा प्रेशर, मान ले 200 एटीएम का प्रेशर लगाया,
पाई से ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा पता है, पाई पर तो स्टॉप हो गया था, ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो इधर से इधर बढ़ने लगेगा भाई, इधर से लिक्विड इधर जाने लगेगा, तो ये उल्टा ऑस्मोसिस हुई भैया। सॉल्यूशन मतलब गंदा पानी, सॉल्वेंट मतलब साफ पानी। तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाता है, गंदा पानी साफ में कन्वर्ट होने लगता है, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक वर्ड याद रखें, डिजैलिनेशन, डिजैलिनेशन ऑफ वाटर। क्या मतलब है, आपको सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर किससे मिलता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, यहां पर हमने अलग से प्रेशर लगाया इसीलिए नॉन स्पॉन्टेनियस, भैया हमने प्रोसेस कराया नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपको ये याद रखना है। आ गया भाई रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में, ज्यादा दिक्कत मत लो, है ना, इसी एनर्जी में तुमको सारी वीडियो दूंगा और ऐसा ही कंटेंट दूंगा और साथ में न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो दूंगा। कैसे मार्क्स नहीं आएंगे तुम बताओ, अरे हम दोनों में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं अगर चाहे तो कनेक्शन बना सकते हैं। अभी से 45 डेज में आपके ऊपर इतनी मेहनत कर दूंगा कि जितना अपने मतलब आपके सामने बगल में जो टीचर होगा, जो कोई पढ़ा रहा होगा आपको, उतना भी नहीं किया होगा, है ना यार। क्या क्या सपने लेकर हमने इस फील्ड में घुसा है ना। बस हम ये चाहते नहीं है कि बड़े बड़े वर्ड्स यूज करें, ये चेंज लाना है, वो करना है, बच्चों के लिए काम करना है, मैं बच्चों के लिए यहाँ हूं, मैं पैशनेट हूं, ये सब नहीं यार, बहुत बेसिक आदमी हूं, बस पढ़ाना जानता हूं, काम करना जानता हूं और साथ वाले को उसकी एनर्जी को मेंटेन करके आगे बढ़ाना, उनके हाथ पकड़ के उनके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। बस इतनी ही छोटी सी जिंदगी जीना चाहता हूं बस इतना ही कह रहा हूं, है ना। बस जितना मैंने आपके साथ मेहनत करी, बस उसका उसका जो रिटर्न है, थोड़ा सा आप ऐसा कर दो कि भाई भैया आप 100% या 90% मेहनत करोगे, 90% मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ 70% मेहनत करने के लिए रेडी हूं। बस इतनी ही प्रॉमिस चाहिए मुझे तुमसे इस लास्ट टाइम में। इस बोर्ड सीबीएसई एग्जाम क्या है यार भाई, पहला एग्जाम है, कवर हो जाता है, आराम से कन्वर्ट हो जाता है, जितना तुमने सोचा नहीं उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे अगर इस मेहनत को तुमने जो हम कर रहे हैं साथ में और तुम उसमें ऊपर से तुम्हारा थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, तुम्हारी मेहनत दोनों जब कंबाइन होंगे, दोनों के सपने पूरे होंगे और दोनों के मेहनत पर जो आउटपुट आएगा बहुत बढ़िया आएगा, जितना हमने सोचा भी नहीं होगा, है ना। बस इस बात का ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भैया, ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम हो, अगर दूसरे से कम हो तो हाइपोटोनिक। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा हो, हाइपरटोनिक। वो तो याद करने का तरीका है, सिंपल वे में यार, एमसीक्यू। अगर दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन का बराबर हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है दोनों। अगर मेरा उससे कम है तो हाइपोटोनिक, मेरा उससे ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपरटोनिक। खत्म हो गए तीनों टॉपिक। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना यार। एक बात बताओ, मैंने किसी सॉल्यूट को पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद वो दो या तो एसोसिएट हो गया या तो एसोसिएट हो गया या वो डिसोसिएट हो गया, या तो वो डिसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गया तो डिसोसिएट हो गया। एसोसिएट मतलब होता है कंबाइन होना और डिसोसिएट मतलब होता है टूटना। तो एक बात बताओ, सॉल्यूट पानी में जाने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया, तो एक बात बता, जब ये टूटेगा या जुड़ेगा तो मोलर मास चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्यूट डाले 10 हो गए 5, तो बताओ क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी ना भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी ना भैया। तो होता क्या है, और ऊपर से हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बढ़ने से मोलर मास कम होता है, कॉलिगेटिविटी कम होने से मोलर मास ज्यादा होता है। तो ये जो मोलर मास में चेंज आया ना, इसी मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब तक सॉल्यूट को पानी में डालते हैं और डालने के बाद अगर वो सॉल्यूट टूट जाता है तो मोलर मास कम हो जाएगा यार मेरे भाई, एक ही में से तो टूट के 10 बने हैं, तो मोलर मास कम हो जाएगा। और भाई एक बात ध्यान रखो कि अगर सॉल्यूट को पानी में डाले और वो क्या हो गया, जुड़ गया, तो मोलर मास तो बढ़ गया ना यार। तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बढ़ने से है, हाँ हाँ, तो अभी कॉल आया था मैंने हटा दिया, पता होगा मैंने बोल के आया हूं मैं।
ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, अरे हो जाएगा, समझ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ज्यादा या कम होने से मोलर मास ऑफ सॉलिड पे डिपेंडेंसी आती है, चेंज हो जाता है। तो भैया एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव कम होगी, डिसोसिएशन में मोलर मास कम होंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये रिलेशन आपको कंबाइन, आप देखो एक बार कनेक्ट कर जाओ, है ना। तो यही बात कह रहा हूं, जब सॉलिड को पानी में मिलाते हैं, मोलर मास सॉलिड डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, तो मोलर मास का बढ़ना और घटना, इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हीरो है वेंट हॉफ फैक्टर। क्या बताता है वेंट हॉफ फैक्टर? अरे भाई किसी सॉल्यूट को कैसा सॉल्यूट होना चाहिए, बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कैसे होते हैं मेरे भाई? NaCl, CaCl2, MgCl2, इस तरीके के सॉल्यूट जिसको पानी मिलते ही ये चेंज हो जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं मेरे भाई। तो अगर ऐसे सॉल्यूट को पानी में डालेंगे तो क्या पानी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी नहीं बढ़े? तो भैया अगर पानी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी चेंज होगी? ऊपर होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, और कितने अमाउंट में होगी? इसी अमाउंट को बताने के लिए कि हीरो की एंट्री हुई, और ये हीरो है वेंट हॉफ फैक्टर। क्या समझ आया वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? वेंट हॉफ फैक्टर सिर्फ इतना बताता है कि अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितनी चेंज, ये तो हम जानते हैं कि भैया चेंज होगी, लेकिन कितना चेंज आएगा, उस उतने चेंज को बताने के लिए, उस अमाउंट को बताने के लिए हमारे पास हम कह रहे हैं वो वेंट हॉफ फैक्टर है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर का बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आओ जरा तुम्हारे साथ पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, और भैया ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आई का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है वेंट ऑफ फैक्टर का, जिससे आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, है ना जी। अब दो तीन आपको न्यूमेरिकल्स मतलब एमसीक्यू के लिए आई का फॉर्मूला दे रहा हूं। आई का पहला फॉर्मूला बता चुका हूं, दूसरा फॉर्मूला है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जो मोलर मास मैंने उस पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को देखकर कैलकुलेट किया और पानी में डाला तो मोलर मास चेंज हो गया, टूट गए, वो सॉलिड पार्टिकल टूट गए, मोलर मास भैया कम हो गए। तो कैलकुलेटर मतलब मेरा वाला जो मैंने कैलकुलेट किया था, ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट वाला, तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो आई निकलेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो अगर आई का मेरे पास दूसरा फॉर्मूला भैया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी फॉर्मूला है। देखो जरा उन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं करें, ऊपर में कैलकुलेटेड, नीचे में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर में मोलर मास है। तो अगर कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर है तो यहाँ नीचे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये भी आई का फॉर्मूला है, ये भी आई का फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। और एक आई का फॉर्मूला इसके लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है जी, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। अच्छा बेटा देखना सुनना, अगर आप एसोसिएशन देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल टूटे हैं, तो उस केस में आई की, अच्छा पार्टिकल जुड़े हैं, एसोसिएशन का मतलब होता है ज्वाइन होना, है ना, ज्वाइन होना। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये पार्टिकल तो जुड़ गए, भाई 5 डाले थे 3 बन गए, भाई 4 डाले थे 2 बन गए, अगर 2 डाले थे 1 बन गए, तो इस केस में आई की वैल्यू कम होगी 1 से। अगर डिसोसिएशन होगा मेरे भाई, डिसोसिएशन होगा मतलब टूटना, ब्रेक होना। ठीक है, तो इस केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ ना हो, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ ना हो, तो आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, किस केस में बात कर रहा हूं? जैसे यूरिया जैसे सॉल्यूट में, जैसे ग्लूकोज जैसे सॉल्यूट में। ग्लूकोज की कहानी में, यूरिया की कहानी में कभी आई की एंट्री नहीं है, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आता। किस कहानी में? तो आपको लास्ट स्लाइड में मैंने आपको CaCl2, MgCl2 ऐसे मैंने आपको सॉल्यूट बताए हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को आगे भी डिस्कस करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर बेटा आगे देखते हैं, है ना। अगर ध्यान रखें 100% अगर सॉल्यूट 100% सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा हो, तब हमें हमारे कहानी में आता है अल्फा, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
अरे भाई मैं पानी में जाने के बाद कितना टूटा, वो कौन बताएगा? अल्फा। और मैं पानी जाने के बाद 100% टूट गया, मेरा नेचर है, तो भाई अल्फा की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अल्फा की एंट्री कब होगी? जब 100% वो नहीं टूट रहा हो। तो इस केस में आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एसोसिएशन के केस में अल्फा बराबर जो होता है, ये होता है 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एन। और डिसोसिएशन के केस में जो आपको याद रखना है, अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये अल्फा की कहानी है। यहां से आप आई निकाल सकते हो, अल्फा गिवन रहता है, आई निकालो, पुट करो फॉर्मूला जो आई, या फिर आई का फॉर्मूला लगा दो, वहां से यहां करेक्शन लो, अल्फा निकाल लो। जो पूछा जाएगा आपको सब मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। एक बात बताओ, मेरे को दिया गया K2SO4 और बोला ये 100% टूट रहा है, आप मुझे आई की वैल्यू बताइए। अरे भाई आई की वैल्यू तो पहले क्या करेंगे, आयंस ब्रेक करेंगे। 2K प्लस में SO4 माइनस 2। आधे लोगों को तो आयंस ब्रेक करना नहीं आता, बहुत लोगों को आयंस ब्रेक करना नहीं आता है, उनको लगता है जो दिया है वही तोड़ो। भाई इस तरीके से आयंस ब्रेक कर लेंगे। अब देखना, बताना, शुरू में कितना था 1, ये है 0, ये है 0, बाद में बना 0, ये कितना बन गया 2, ये बन गया 1। तो बोलो आई क्या होता है? ये हो गया भैया आफ्टर, ये हो गया भैया बिफोर, ऊपर में आफ्टर मतलब 2 + 1, नीचे में 1, आंसर आई की वैल्यू 3। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा रखी है मैंने क्लास के अंदर, तो न्यूमेरिकल में अगर आएगा तो अगर 100% डिसोसिएशन है तो ये वाला केस आई की वैल्यू निकालोगे, 100% नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले से निकालोगे। जब 100% नहीं होगी तो अल्फा की एंट्री होगी, और 100% है तो अल्फा की कहानी नहीं होगी। समझ आ रहा है? अल्फा क्या बताता है कि पानी में जाने के बाद मैं कितना टूटूंगा, मेरी क्या औकात है टूटने की, ये बताता है अल्फा। तो 100% में अल्फा की एंट्री थोड़ी ना रहेगी, आप डायरेक्ट सवाल करेंगे और यहां पर आप फॉर्मूला से सवाल। ठीक है जी। अब आगे लास्ट पे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या क्या होते हैं मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, P नॉट ए माइनस में PA अपॉन में P नॉट ए, आप क्या करोगे, I से मल्टीप्लाई कर दो, और I से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, लिखोगे XB। दूसरा हमारे पास मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, डेल्टा TB बराबर में I मल्टीप्लाई बाई KB मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है मॉडिफाइड में, डेल्टा TF बराबर में I मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m। और लास्ट वाला जाने वाला हूं, अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया, लास्ट वाला तुम ही बता दो, पाई बराबर में I इंटू में C इंटू में R इंटू में T। ये है मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले किसके लिए? आधे बच्चों को ये भी नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं बहुत लोग नोट्स में लिख लिए होंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे बेटा, जब सॉल्यूट ऐसे हो, CaCl2 MgCl2 K2SO4 इस तरीके के, BaCl2 इस तरीके के सॉल्यूट में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। इस बात का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। ठीक है, तो बताओ कैसा लगा सेशन, है ना भाई? हमारी पूरी टीम देखो, राहुल भाई की क्लास रात को आ रही है फिजिक्स में, 10th वालों के साथ मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से दिन में जब भी हमें वक्त मिल रहा है, जितना ज्यादा वक्त मिल रहा है ना, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और मैं तुमको वादा करता हूं कि इस बार 45 डेज में ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए मैं केमिस्ट्री के लिए लेके आता रहूंगा। और अगर तुमको ऐसा सेशन पसंद आ रहा है, तुमको कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि यार बहुत मजा सा आ गया, बढ़िया लग गया, तो तुम जरूर हल्ला होने वाला है बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब बच्चों को देना है तो देना है ना। तो मेरी तरफ से भी फिजिक्स के अंदर आपको बहुत सारे वन शॉट मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री के मिलने वाले हैं, क्लास 10 SST के मिलने वाले हैं, मैथ्स के मिलने वाले, साइंस के मिलने वाले हैं। आप पढ़ने वाले बनो, हम पढ़ाने वाले बनेंगे। एक चीज क्लियर रहेगी, हंसी रहेगी, मस्ती रहेगी, मजाक रहेगी, कंटेंट रहेगा। मतलब जो क्लास रहेगी उसका जो मेन जो क्रक्स रहेगा वो कंटेंट रहेगा। हम ये नहीं है कि 1 घंटे क्लास लेंगे, उसमें बहुत जगह होता है वो आधा घंटा बात चल रही है, वो नहीं। अगर 1 घंटे क्लास होगी तो वी विल एंश्योर कि 1 घंटे के अंदर 50 मिनट आपको कंटेंट मिले, क्योंकि लास्ट टाइम है। हम नहीं चाहते अगर आपको मजाक हंसी मजाक देखने की तो आपको कॉमेडी वीडियो देख लोगे, आप पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आओगे। ठीक है, तो वी विल डिलीवर यू कंटेंट। हाँ, अगर आपको बोरियत फील हो रही है, अगर आपको बोर्डम फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीजें गलत जा रही हैं आपकी तरफ से। थोड़ा बीच में बोरियत फील होगी, आपको उस बोरियत को, उस बोर्डम को स्टैंड आउट करना है, तभी आप और हम मिलके आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं गाइस। तभी आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील होगा, और उस अड़ोसी पड़ोसी, उस रिश्तेदार को अब दिखाने का ये मौका आ चुका है कि भाई उसको झटका लग जाए एकदम, कि भाई ये रिजल्ट आया, क्या हो गया अचानक। टाइम ही हमारे पास, अभी टाइम ही तुम्हारा टारगेट बना दिया है हमने, 45 डेज ओनली।
आप 45 डेज अपने लिए एक वनवास टाइप लेके रखो जिंदगी में। हाँ, मस्ती भी करो, सब करो, लेकिन एक टाइम के लिए मैं कह रहा हूं, बस एक पर्टिकुलर टाइम जो पूरे दिन में है, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लो। किसी भी सीनियर से पूछो आप, ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत लोग कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। अरे भाई फीस ही क्यों ले रहे हो? पढ़ा दो फ्री में, आगे क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप साल भर से तो फीस ली है ना भाई, साल भर से तो पैसा लिया ही है। हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर देखो, लास्ट के फरवरी मार्च जितने बच्चों की हेल्प की जाती है, कौन किस बच्चे से पैसा ले आता है? किसने ले आया? सब ना, मैं बता रहा हूं आपको, देखो सिलेबस खत्म हुआ, सबसे पहले हमने बच्चों को शेड्यूल प्रोवाइड करी कि भाई हम आने वाले 45 डेज में क्या करेंगे। 3-4 दिन पहले काउंसलिंग करी कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कैसे मैनेज हो रही है चीजें। सामने बिठा बिठा के सबको हमने काउंसलिंग करा। काउंसलिंग करने के बाद हमने नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। अब देखो, अब वीडियोस जा रही हैं, रिवीजन बैचेस जा रहे हैं, सारे कंटेंट रिवाइज कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जा रहे हैं। नॉर्मल डेज में हम लोग 6 घंटे पढ़ाते हैं, अभी हम लोग को 9-9 घंटे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हर स्कूल के बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर अटेंशन देनी पड़ रही है। कोई अलग डाउट लेके आ रहा है, कोई अलग डाउट लेके आ रहा है, बट वी आर रेडी फॉर इट, है ना। हम हर चैलेंज लेने को तैयार हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके सब कुछ देने को तैयार हैं। बट हम उन टीचरों में से नहीं है, क्लास में किसी ने चप्पल उठा दी, किसी ने ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। अरे वी आर टीचर्स एंड वी आर नॉट जोकर्स। ठीक है, तो वी विल गिव यू द कंटेंट, वी विल गिव यू द मजा, बट इन लिमिटेशन, है ना। एक टीचर की एक मर्यादा होती है, उसमें रह के ही आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए नीरज भाई। चलो, ओके ओके, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, मिलते हैं, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। ठीक है, एडुटेक रुड़की।